देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं 3.1। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद इसको समझेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस each other from the solution of their salt। क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, इन मेटल्स की बात कर रहा है। किसकी किसकी? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। कह रहा है इन सारे मेटल्स को अरेंज करिए। कौन से ऑर्डर में? इन द ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, इस ऑर्डर में कि वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करें। कहां से? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो ये था बेटा क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं कि इसको होगा कैसे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग में रहेगा तो कभी भी इसको भूलोगे नहीं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखो, मेटल आयन प्रेजेंट बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो मेटल आयन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, विल डिस्प्लेस करेगा मेटल आयन अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो मेटल आयन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, वो ऊपर वाले मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ है। ठीक, कहां से? फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। मैंने और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में भी लिखा है। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल आयन नीचे होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल आयन नीचे होगा, वो ऊपर वाले आयन को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। बात समझ में आई कि जो नीचे होगा वो ऊपर वाले आयन को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। ठीक, अब इसको और क्लियर कराते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया कॉपर सल्फेट और जिंक। तो अब ये रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, आप जानते हो कि जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। अब इस रिएक्शन से इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को मैं वेरीफाई करता हूं। कैसे? मान लो मैंने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट्स लिए जो आप यहां देख रहे हैं। ठीक, अब आप देखो कि जिंक क्या है? नीचे है, और कॉपर क्या है? ऊपर है। कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो नीचे क्या है? जिंक है, यानी ये किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर को। अब कहां से करेगा? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन जैसे कॉपर है, तो इसके सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट। जिंक है, तो इसके सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? जिंक सल्फेट। तो अब स्टेटमेंट पे आ जाओ कि जो नीचे है, तो कौन नीचे है इन दोनों में? जिंक और कॉपर में? कॉपर, जिंक नीचे है, वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो ऊपर कौन है? कॉपर है। कहां से? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये जिंक हो गया। ये नीचे है, ये ऊपर है। तो अब ये क्या करेगा? जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, जस्टिफाई करता है? तो हाँ करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो, मान लो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर से रिएक्शन हो रहा है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? तो ऊपर कॉपर है, नीचे कौन है? जिंक है। तो नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। लेकिन अब यहां क्या हो गया है कि ये ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बेटा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा कि नीचे वाला ऊपर वाले को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो नीचे कौन है? जिंक है, और ऊपर कौन है? कॉपर है। तो जिंक कॉपर को तो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अब देखो,
मोस्ट बिलो मैग्नीशियम सो इट विल डिस्प्लेस एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। इस लिस्ट के अंदर मैंने सारा नहीं लिखा है, वही लिखा है जो हमको काम है, सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बनाई है। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे नीचे कौन है? मैग्नीशियम, यानी ये मैग्नीशियम अपने ऊपर सबको डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्युमिनियम को भी कर सकता है, जिंक को भी, आयरन को भी, ठीक, कॉपर को भी। तो अब आप क्या देख रहे हो, तो हमने क्या लिखा है, मोस्ट बिलो मैग्नीशियम सो इट विल डिस्प्लेस, किसको किसको करेगा? एल्युमिनियम को करेगा, कॉपर को करेगा, आयरन को करेगा और जिंक को करेगा। यानी मैग्नीशियम सबसे नीचे है, इसलिए ये अपने ऊपर सारे मेटल्स को, जो भी इसके ऊपर है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? मैग्नीशियम। उसके बाद देखो एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस, एल्युमिनियम किसको किसको करेगा? तो देखो एल्युमिनियम के ऊपर कौन है? जिंक है, आयरन है और कॉपर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिंक है, आयरन है और कॉपर है, यानी एल्युमिनियम जिंक, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तीसरा देखो जिंक विल डिस्प्लेस आयरन, जिंक के ऊपर कौन है? आयरन है, तो जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस करेगा। अब किसकी बात आ गई? आयरन की। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर कौन है? कॉपर है। अब नीचे वाले क्या करता है? ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है ना, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और लास्ट में बचा कॉपर, तो कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर खुद ही सबसे ऊपर है, अब उससे ऊपर कोई है नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉपर से ऊपर कोई नहीं है, तो कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो एक बार और मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा? तो मैग्नीशियम पहले पे आ जाएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कॉपर। तो ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें? सबसे पहले हमारा मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा? एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? जिंक, उसके बाद आयरन और सबसे लास्ट में कॉपर। मतलब मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस करेगा, ठीक, और एल्युमिनियम किसको किसको करेगा? देखो यहां लिखा है एल्युमिनियम जिंक को करेगा, आयरन को, कॉपर को, और जिंक किसको करेगा? आयरन और कॉपर को, क्योंकि जिंक के ऊपर दो ही बच रहे हैं। और आयरन किसको करेगा? तो सिर्फ कॉपर को करेगा, क्योंकि आयरन के ऊपर सिर्फ कॉपर बच रहा है, और कॉपर किसी को नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है। बात समझ में आई? तो ये हमारा सॉल्व हुआ पहला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल 3.2 क्या कहता है। देखो बच्चों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है 3.2, गिवन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इन मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में रखना है। अब आप जानते हो कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन उसका ज्यादा होगा जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। बात समझ में आ रही है? रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन उसका ज्यादा होगा जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो एक एरो नीचे की तरफ है, लिखा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। तो इस वाले लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है? पोटेशियम का है। उसके बाद मैग्नीशियम, क्रोमियम, मरकरी एंड सिल्वर। वही तो पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो बता देना कि सबसे ज्यादा पोटेशियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, क्रोमियम, मरकरी एंड सिल्वर। हो गया क्वेश्चन, यही पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन, ये वाली, डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। कह रहा है कि उस गैल्वेनिक सेल को बताओ जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। और अब उसके बाद तीन क्वेश्चन दिए, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? तो एनोड होता है। आप देखोगे क्या कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो हमारा एनोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैरियर ऑफ द करंट, तो करंट को कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन कराता है और आयंस कराते हैं। आयंस क्या है? जैसे Zn2 पॉजिटिव है, Ag2 पॉजिटिव है। इंडिविजुअल रिएक्शन, तो लिख दिया मैंने इंडिविजुअल। एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्यों होता है?
क्यों कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लिख दिया मैंने, तीनों क्वेश्चन हो गए। एक बार और समझो क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, टेक प्लेस, जहां पे ये रिएक्शन होती है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो गैल्वेनिक सेल में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, तो कैथोड होता है। कैरियर ऑफ करंट कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं। इंडिविजुअल रिएक्शन, तो लिख दो इंडिविजुअल रिएक्शन। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या रहा है। बात समझ में आई, तो ये दो न्यूमेरिकल्स होगा। अब देखते हैं 3.4 क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 3.4। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें ये दोनों रिएक्शंस होती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट जी नॉट, दूसरा जी नॉट पूछ रहा है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के की वैल्यू पूछ रहा है। तो तीन चीजें हो गई, सेल पोटेंशियल, जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इस रिएक्शन को ले लो। आप देखो क्रोमियम जो है किस में बदल रहा है, Cr3 पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में चेंज हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये जो देख रहे हो, ये मैंने लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आप भी देख सकते हो अपने केमिस्ट्री के बुक में देखना। ठीक, तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम में बदल रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये है। कैडमियम 2 पॉजिटिव कैडमियम में बदल रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये है। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। तो सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में क्या होता है, कैथोड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ई नॉट सेल निकालना है। अब देखो ई नॉट राइट यानी ई कैथोड, कैथोड के लिए वैल्यू कितनी दी है, तो दी है 0.40, यहाँ दी है ना, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए वैल्यू ये दी है। एनोड के लिए वैल्यू कितनी दी है, 0.714। तो हम क्या रखेंगे, माइनस 0.40, इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का सिंबल लगाओ, अंडर ब्रैकेट क्या रखोगे, माइनस 0.74। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू समझ में आ गई, यानी पहला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है बेटा, तो दूसरा है जी नॉट को कैलकुलेट करना है। तो जी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब देखो ध्यान से, एक रिएक्शन ये है, क्रोमियम जो है Cr जो है Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कहाँ होता है, एनोड पे होता है। होता क्या है, ऑक्सीडेशन। कैडमियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कैडमियम में चेंज हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू लेने में गड़बड़ नहीं करना है। ये नहीं कि n की वैल्यू 3 ले लेंगे या 2 ले लेंगे, नहीं, n की वैल्यू वो लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन कट जाए। अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3C कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 कैडमियम, और इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Cr गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यानी n की वैल्यू क्या लेंगे हम,
6 लेंगे। n की वैल्यू वो लेते हैं जिससे ये कट जाए, ठीक। ये नहीं कि 3 ले लेना 2 लेना, तो आंसर ही नहीं आएगा। अब देखो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू क्या लिया हमने, -6 लिया है, और f क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आप ले सकते हो 96487 ले सकते हो, या 96500 कूलम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ई नॉट सेल की वैल्यू अभी कितनी निकाली, 0.34 वोल्ट। इस सारे वैल्यू को आप रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -196833.48 जूल पर मोल। क्या आएगा, -196833.48 जूल पर मोल, ठीक। अब इसको जूल पर मोल को किलो पर जूल में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, -196.83 किलो जूल पर मोल। बस समझ में आई। तो दो चीजें हमारा हो गया, पहला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और दूसरा हो गया जी नॉट। अब निकालते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक। देखो हमारा तीसरा पोर्शन क्या है, डेल्टा जी नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एन टी लॉग के। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एन टी लॉग के। अब एन टी लॉग को हम लॉग में बदलेंगे, क्या करेंगे, -2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के आ गया। अब हम लॉग के को इधर ले आएंगे, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन -2.303 आर टी। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब लॉग के लिए वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने अभी क्या निकाला, -196,833.48 अभी निकाला, और अपॉन -2.303 आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या लिखेंगे 8.314। टी दिया नहीं, तो नहीं दिया रहता है तो रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदलना है, तो 273 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 298 केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो लॉग के की वैल्यू आएगी 34.496। लेकिन हमसे लॉग के नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है के क्या होगा, ठीक। अब लॉग के, अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 34 प्लस 0.496, और ये किसके अप्रोक्सीमेटली बराबर है, 5 के। अब देखो कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं ताकि लॉग क्लियर हो जाए। लॉग 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.3, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.5 या 0.48, दोनों आसपास है, बिल्कुल बराबर है, ठीक। अब देखो, तो हमने क्या किया, लॉग 34 प्लस 0.496 जो अप्रोक्सीमेटली कितना है, लॉग 5 के बराबर है। तो अब लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 34 10 का पावर 34 प्लस लॉग 3। क्यों लॉग 3 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली लॉग 3 के बराबर है। अब देखो ये वैल्यू कैसे आई, एक रूल है, जैसे लॉग 2 का पावर 10 है, तो इसको हम 10 log 2 लिख सकते हैं, तो वही तो हुआ है। हमने इसको क्या लिख दिया, log 10 to the power 34, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, तो log 3 के बराबर, यहाँ log 3 के बराबर रख दिया। अब देखो एक और रूल, log 2 प्लस log 3 अगर ऐसे है तो log 2 into 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे ही तो है, log 10 to the power 34 प्लस log 3, तो हम क्या करेंगे, log 10 to the power 34 into 3, log से log कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 into 10 to the power 34। एक बार और समझो, यहां तक तो आपको क्लियर है क्या कि फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एंटी लॉग के। अब डेल्टा जी नॉट इसको लॉग में बदलने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा आर टी लॉग के। अब लॉग के डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस 2.303 आर टी। अब लॉग के डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाला था, उसको यहाँ पुट कर दो। ये वैल्यू दी रखी है, आर गैस कांस्टेंट और टी कुछ नहीं रहता है तो हम रूम टेम्परेचर मानते हैं जो कि 298 केल्विन के बराबर होता है। यहां से लॉग के की वैल्यू निकालोगे 34.496।
अब इस log k को, इस वैल्यू को 34 प्लस 0.496 लिख सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है। अब समझो, जो log 2 होता है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 के बराबर होती है। ठीक, अब जो हमारा log 3 है इसकी वैल्यू 0.5 के बराबर होती है, या कह सकते हो कि 0.48 के बराबर होती है। तो अब देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। तो अब ये log 10⁻34 प्लस log 3, अब ये log 3 कैसे आया, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर, तो इस पूरे के जगह हमने क्या लिख दिया है, log 3। अब ये कैसे लिखा, तो समझो log 2 का पावर 10 है, तो इसको 10 log 2 लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है, log 10⁻34 प्लस log 3। अब यहाँ एक और रूल आएगा, क्या, log 2 प्लस log 3 है अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3। तो उसी फॉर्म में तो है log 2 प्लस log 3, यानी log 10⁻34 × log 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 10⁻34 × 3। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻34 × 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेल पोटेंशियल, G0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड की। अब आपको क्या करना है कि जो दूसरा रिएक्शन है उसके बेसिस पे आपको ये सारे जो स्टेप्स है आप उसको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। 4 रिएक्शन दिए एनसीईआरटी, मैंने एक ही लिखा है, बाकी की बात आगे करते हैं। ये एक रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये है। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये है। इसका मतलब ये क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब अगर एनोड की रिएक्शन लिखे और कैथोड की, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक, हमने बताया था n की वैल्यू वो लेंगे जो ओवरऑल रिएक्शन में कट जाए। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ 2 ही लेंगे, क्योंकि कट जा रहा है, हमको कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन होता क्या है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हैं log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अब देखो E सेल इक्वल टू 2.70। अब ये 2.70 कहां से आया, क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। E नॉट सेल हमको पता नहीं। अब E नॉट सेल को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इससे E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब कॉपर के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो वैल्यू दी है 0.34। ठीक, माइनस हम मैग्नीशियम के लिए देखेंगे तो दी है माइनस 2.36। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो E नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.70। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट की है 2.70 माइनस 0.059। n की वैल्यू क्या आई है, 2 हमने रख दिया। log Mg2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब Mg के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.01 मोलर, हमने रख दिया। Cu के लिए कितना दिया, 0.001 मोलर, हमने रख दिया। यहां से जब आप इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। एक बार और समझो, ये रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखी। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। अब n की वैल्यू वो लेते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन में कट जाए, तो हमने 2 लिया है n की वैल्यू, क्योंकि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कट जाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन होता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट रूम टेम्परेचर, जो कि गिवन है। अब हमको E नॉट सेल पता नहीं है। ठीक, तो E नॉट सेल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमारे लिए कॉपर की वैल्यू है 0.3.4 और मैग्नीशियम की है माइनस 2.36। कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 2.70। ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग
मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर और कॉपर का है 0.0001 मोलर। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस सेल की वैल्यू आएगी 2.67 वोल्ट। मेन क्या था इसमें, कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया। तो ई नॉट सेल को आप यहां से कैलकुलेट कर लेना, बाकी वैल्यू दे रखी है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं 3.6। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। क्या बोल रहा है, इन बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक, बोल रहा है कि जी नॉट और ई नॉट को कैलकुलेट करके बताओ इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले रिएक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं। ए नोट पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन कैसे हो रहा है कैथोड पे, समझ लो। सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। क्यों, हम जानते हैं कि एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी तो जिंक के लिए वैल्यू आई -0.76 वोल्ट और सिल्वर के लिए आई 0.344। अब हमको कैलकुलेट करना है ई नॉट, तो ई नॉट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एन नोड, तो वैल्यू दे रखी है। ठीक, बस वैल्यू पुट करना है। आप वैल्यू जब पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.104 वोल्ट। ई नॉट सेल हमने पहला पॉइंट कर लिया इसका। दूसरा क्या है, डेल्टा जी नॉट या जी नॉट। तो जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसलिए कि n की वैल्यू वो होती है जो ओवरऑल रिएक्शन में कट जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो n की वैल्यू हमने 2 रख दी। अगला है फैराडे कांस्टेंट, तो ये रख दो 96487 या रख दो 96500, दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद हमारा बच गया ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट की है 1.104। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -213043.296 जूल, या इसको किलो जूल में बदलना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 3.8। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर, ठीक, पावर -1। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो, जहां भी ऐसे अगर यूनिट दी है तो तुमको गेस कर लेना है कि ये कप्पा है। हम कभी कभी बोलता नहीं है, क्वेश्चन में यूनिट को देख के हम पता कर लेते कि क्या है, तो ये कप्पा है। ठीक, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, या कॉन्सेंट्रेशन भी रख सकते हैं। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.0248, पुट कर दो इंटू 1000, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.20 मोलर, तो 0.20 मोलर डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पावर -1। बात समझ में आई। इसमें मेन क्या है, इसमें आपको यूनिट से डिटरमाइन करना है कि ये वैल्यू किसकी है। तो सीमेन सेंटीमीटर पावर -1 दिया होगा तो वो किसकी वैल्यू होती है, कप्पा की वैल्यू होती है। तो यहां से हम लेमडा m फाइंड कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 3.9।